नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की अहम खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। दक्षिण अफ्रीका में हुआ 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। सिंचांग में उरुमची बना सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल। तुर्की ने नवंबर तक ऑलिव ऑयल का निर्यात बंद किया। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग शहर में हुआ। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के लुइस लूला दा सिल्वा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने आमने सामने मुलाकात की, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात की। इस सम्मेलन में ब्रिक्स विस्तार और आर्थिक समझौते पर चर्चा महत्वपूर्ण विषय थे। इसके अलावा ऊर्जा सहयोग, खाद्य सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार पर भी चर्चा हुई। चीनी मास्टर chen पिन प्राचीन चीनी मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने और संरक्षित करने वाले एक समर्पित लीडर माने जाते हैं। उन्हें इस प्रैक्टिस में महारत हासिल करने में 40 साल का समय लगा। थाई ची फ्लोइंग मूवमेंट गहरी सांसें, मेंटल फोकस का एक मिश्रण है जो इन और यांग शक्तियों के संतुलन को दर्शाता है। मास्टर chen शारीरिक शक्ति और संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए थाई ची की शक्ति में विश्वास करते हैं। उन्होंने दुनिया भर में 100 से अधिक थाई ची स्कूलों की स्थापना की है, जिसका लक्ष्य इस कला को दूसरों के लाभ के लिए आगे बढ़ाना है। आपको बता दें कि यूनेस्को ने थाई ची को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। पश्चिमोत्तर चीन के सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश की राजधानी उरुमची इस साल के पहले 7 महीनों के दौरान इस क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। इस शहर की पर्यटन कमाई पिछले साल की तुलना में लगभग 60% बढ़ गई है, जो कुल मिलाकर लगभग 7 अरब डॉलर है। इस दौरान उरुमची ने देश विदेश से 5.5 करोड़ से अधिक पर्यटकों का स्वागत किया है, जो लगभग 26% की वृद्धि है। यह शहर अपनी प्रभावशाली वास्तुकला और सांस्कृतिक तत्वों के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक सांस्कृतिक थीम वाली यात्राओं, संगीत समारोह और जीवंत कलाओं का आनंद लेते हैं। स्लो लॉरेस नामक एक अत्यंत लुप्तप्राय जानवर चीन में एक सुरक्षित स्थान पर सोता हुआ पाया गया। यह जानवर इतना दुर्लभ है कि इसे सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। एक प्राकृतिक स्थान पर कर्मचारी चीजों की जांच कर रहे थे, तभी उन्होंने भूरे जानवर को एक पेड़ की शाखा पर झपकी लेते देखा। जब उसे एहसास हुआ कि कोई देख रहा है तो वह जाग गया। बाद में वह जानवर तेजी से भाग गया। आपको बता दें कि दुनिया में इनकी संख्या करीब 90 के आसपास रह गई है। यह अत्यंत लुप्तप्राय जानवर भारत, चीन, बर्मा और दक्षिण पूर्वी एशिया के कई अन्य देशों में दिख जाते हैं। दक्षिण सूडान में फ्रैंको टैवन नाम का एक कलाकार देश के युवाओं और महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी पेंटिंग का उपयोग कर रहा है। इस समय दक्षिण सूडान गृह युद्ध से उभर रहा है और ये समूह उच्च जीवन लागत, नौकरियों की किल्लत और निम्न शिक्षा स्तर जैसी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। तवान की कलाकृतियां इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और स्वतंत्रता से पहले और बाद के जीवन की तुलना करती है। बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए तुर्की ने नवंबर तक ऑलिव ऑयल का निर्यात बंद कर दिया है, जो जून के बाद से 2 गुनी कीमत हो गई है। तुर्की के व्यापार मंत्रालय ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि जून से ऑलिव ऑयल के उत्पादन और बिक्री की लागत 102% बढ़ गई है। इससे तुर्की में उपभोक्ता और विक्रेता प्रभावित हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑलिव ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी, तुर्की की करेंसी लीरा की वैल्यू में बढ़ती गिरावट, उत्पादन लागत में वृद्धि और स्पेन और इटली में सूखे के कारण वैश्विक ऑलिव ऑयल में कमी के कारण हुई है। जर्मन सरकार की योजना है कि साल 2024 के बाद बनने वाले नए घरों में हीटिंग के लिए गैस बॉयलर के बजाय हीट पंप का उपयोग किया जाएगा, जिसका लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक भरोसा करना है। यह परिवर्तन यूक्रेन में संघर्ष से जुड़ी बढ़ती ऊर्जा लागत के कारण है। हालांकि इस प्रस्ताव को संसद में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हीट पंप रिवर्स रेफ्रिजरेटर की तरह काम करते हैं, घरों को गर्म करने के लिए पर्यावरण से गर्मी निकालते हैं। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। दुनिया भर के सभी देश प्रदूषण से निजात पाना चाहते हैं, लेकिन प्रदूषण को कैसे अलविदा कहा जाए, ये बीजिंग के अनुभव से सीखा जा सकता है। ऐसा हम नहीं, हाल फिलहाल में जारी किए गए आंकड़े बता रहे हैं, जिनके मुताबिक पिछले साल चीन की राजधानी बीजिंग में
रहने वाले लोगों ने साल के 288 दिनों यानी करीब साल भर ताजी और साफ हवा में सांस ली। दरअसल एक लंबे अरसे से बीजिंग प्रदूषण से ही नहीं बल्कि उत्तर और पश्चिमोत्तर क्षेत्र से आने वाले रेतीले तूफान और क्षेत्र के औद्योगिकीकरण के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से भी पीड़ित राजधानी रही है। बीजिंग को हर साल कई खतरनाक रेतीले तूफानों से जूझना पड़ता था। इतना ही नहीं, कोयले के इस्तेमाल और गाड़ियों की बढ़ती तादाद ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया था। साल 2013 में जब बीजिंग ने प्रति घंटा एयर पॉल्यूशन इंडेक्स जारी करना शुरू किया तो यह पाया कि बीजिंग में करीब आधे साल ही हवा की क्वालिटी अच्छी रहती है। तब केंद्र और स्थानीय सरकारों ने पर्यावरण संरक्षण नियमों को मजबूत करने का फैसला किया और उन्हीं फैसलों का नतीजा आज हम सभी के सामने है, बीजिंग में ताजी हवा और नीला आसमान। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर बीजिंग ने यह चमत्कार कैसे किया। दरअसल प्रदूषण कम करने की इस मुहिम में सबसे पहला कदम था कोयले की खदानों को कम करना। साल 2013 से पहले बीजिंग में बिजली और हीटिंग के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में शांसी प्रांत में सैकड़ों कोयला खदानों को बंद कर दिया गया। अब बिजली पैदा करने के लिए स्वच्छ ईंधन और हीटिंग के लिए गैस या सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। बीजिंग से सटा हपई प्रांत अपने फलते फूलते लोहो और इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रदूषण कम करने के लिए चीन ने स्टील का उत्पादन कम कर दिया, जिससे कई प्लांट बंद हो गए। साथ ही बीजिंग सरकार ने परिवहन, उद्योग और बिजली उत्पादन जैसे विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सख्त नियम बनाए। इन नियमों में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के लिए सख्त स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों को प्रोत्साहित करना, लॉटरी और नीलामी के जरिए गाड़ियों की संख्या सीमित करना आदि शामिल है। फैक्ट्रियों ने भी कम प्रदूषण फैलाने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को उन्नत किया और क्लीन एनर्जी सोर्सेज ने गंदे कोयले से चलने वाले पावर प्लांट की जगह ले ली। इसके अलावा पर्यावरण की सही देखरेख करने से भी बीजिंग को काफी फायदा हुआ है। प्रदूषण के स्तर पर नजर बनाए रखने के लिए शहर के चारों ओर कई एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए। इस डेटा से शहरों में प्रदूषण स्रोतों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए जल्द कार्रवाई करना काफी आसान हो गया। इस डेटा का उपयोग करके शहर सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली जगहों से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है। इस सावधानी पूर्वक निगरानी से उन्हें प्रदूषण स्रोतों की पहचान करने और उनसे निपटने के प्रभावी तरीके खोजने में मदद मिली है। इसके अलावा चीन सरकार के लिए बीजिंग के उत्तर और पश्चिमोत्तर से आने वाली रेतीली हवाओं को रोकना भी जरूरी था। इसलिए उस दिशा में कई अरबों की संख्या में पेड़ लगाकर रेतीले तूफान की तीव्रता और संख्या को कम किया गया, जिससे बीजिंग निवासियों को राहत मिली है। हरियाली बढ़ाने के लिए जगह जगह पेड़ पौधे लगाकर, पार्क बनाकर और छत पर बगीचों को बढ़ावा देकर बीजिंग को हरा भरा बनाया गया। सरकारी स्तर पर होने वाले इन कामों के अलावा जनता ने भी इसमें अपनी भागीदारी पूरी तरह निभाई। लोगों को प्रदूषण के बारे में जागरूक करने के लिए कई कैंपेन चलाए गए। जनता को समझाया गया कि अपनी गाड़ी लेकर निकलने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तवज्जो दी जाए। लोगों को पैदल चलने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे न सिर्फ पॉल्यूशन कम करने में मदद मिली बल्कि यह सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हुआ। जैसे जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही बीजिंग की पिछले कई सालों की मेहनत रंग लाई और इन्हीं कोशिशों का नतीजा आज हम सबके सामने है कि पिछले 9 वर्षों में बीजिंग की हवा में मौजूद हानिकारक कणों में 63% की गिरावट आई है। हालांकि बीजिंग के लिए यह जल्दी कर पाना असंभव के समान था, क्योंकि कई विकसित देशों को अपनी हवा को शुद्ध करने में दशकों लग गए थे, लेकिन अपनी योजना को सफल करने में जुटे बीजिंग ने यह चमत्कार कर दिखाया। पिछले 9 वर्षों में बीजिंग में PM 2.5 की डेंसिटी 63% घटी है, जो प्रतिवर्ष औसतन 7.9% की गिरावट है। इस सफलता का पूरा श्रेय केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच समन्वय के साथ साथ आम जनता को जाता है, जिन्होंने मिलकर इस चमत्कार को अंजाम दिया। उम्मीद है बीजिंग की यह सफलता प्रदूषण से जूझ रही बाकी देशों के लिए काफी मददगार साबित होगी। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।